नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हाजिर हैं हम आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर के। लेकिन उसका असर आपकी जेब पर और देश के अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंकर। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले जरा हर रोज़ की तरह आपको बता देते हैं फटाफट ऑन द शो के जरिए कि किन महत्वपूर्ण खबरों पर सबसे पहले हम बातचीत करने वाले हैं। तो एसबीआई का लोन हो गया है महंगा। जी हाँ, लोग सस्ते कर्ज की बात कर रहे थे, यहाँ पर लोन महंगा हुआ है। क्या है पूरी खबर, डिटेल में बातचीत करेंगे। गाड़ी खरीद पर क्यों बढ़ रहे हैं डिस्काउंट और क्या आपको अभी गाड़ी खरीदनी चाहिए, इस पर भी करेंगे विस्तारपूर्वक चर्चा। गूगल कैसे फंस गया है मुश्किल में, बताएंगे पूरी खबर विस्तारपूर्वक। कर्नाटक में एसबीआई पीएनबी के लिए मुश्किल, क्या वो नई मुश्किल है और वहाँ पर क्यों जो है लोगों के मन में असमंजस हो रहा है, इस पर भी हम करेंगे बातचीत। क्या गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद होगी, इस पर लगातार मनी सेंट्रल जो है वो फोकस बनाए हुए है और इसको लेकर के क्या कुछ नई अपडेट्स हैं वो अभी आपके सामने कुछ देर में रखेंगे। और घटने वाली हैं क्या ब्याज दरें, जी हाँ, ब्याज दरें घट सकती हैं कि नहीं घट सकती हैं, क्या स्थिति बन रही है, इस पर भी होगी आज विस्तारपूर्वक चर्चा। तो चलिए आज के कार्यक्रम का अब हम आगाज़ करते हैं और शुरुआत करते हैं एसबीआई से जुड़ी खबर के साथ। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने कर्ज से जुड़ी ब्याज दर एमसीएलआर 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.1% बढ़ा दी है। नई दरें 15 अगस्त से लागू भी हो गई। इससे सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। ये लगातार तीसरा महीना है जब एसबीआई ने अपने एमसीएलआर में वृद्धि की है। जून से अब तक एसबीआई 3 बार में अपनी एमसीएलआर में 0.3% की वृद्धि कर चुका है। नई दरें लागू होने के बाद ओवरनाइट एमसीएलआर 8.10% से बढ़ करके 8.20% हो गई है, जबकि 3 साल की अवधि में एमसीएलआर 9% से बढ़ करके 9.10% बढ़ गया है। दुनिया भर में अब ब्याज दरें घटने का माहौल बन रहा है और ऐसी माहौल के अंदर ये एसबीआई की जो है दरें महंगी क्यों हो रही हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो दर महंगी कितनी हुई है, तो 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है एमसीएलआर में, जो मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है, यानी कि इस रेट से कम पर बैंक किसी को कर्ज नहीं देगा। तो जो 6 महीने का एमसीएलआर था वो अब 8.85 हो गया, जो पहले 8.75 था। 1 साल के लिए जो एमसीएलआर है एसबीआई की तरफ से जो किया गया वो 8.95 किया गया अगर आप 1 साल का लोन लेते हैं, जबकि 2 से 3 साल के लोन पर जो एमसीएलआर है वो 9.05 हो गया है, जो पहले इससे आगे के टेन्योर पर जो था 9.05 और 9.1 तक पहुंच गया। तो यानी कि अब एमसीएलआर 9% तक पहुंच गई। इसका मतलब यह कि जब आपकी जेब तक, आपके खाते तक लोन आएगा तो वो अब डबल डिजिट से ऊपर का होगा, क्योंकि एमसीएलआर तो वो रेट है जो बेंचमार्क है, इससे कम किसी को नहीं देंगे। इसके ऊपर शुरू होती है आपकी ख्याति, आपकी गुडविल, आपके क्रेडिट स्कोर की गणना। तो वो जिस तरीके से होगा, जितना ऊपर नीचे होगा उसके हिसाब से रेट तय होगी। लेकिन हाँ, अब ये मान लीजिए कि कोई भी होम लोन, कोई भी कार लोन, कोई भी पर्सनल लोन, ठीक है नया ले रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम मिल जाए, सस्ता मिल जाए, लेकिन पुराना चल रहा कोई भी लोन अब 10%, 11% से नीचे नहीं होगा। अब आपने कहा कि ये बढ़ा क्यों, इसका एक बड़ा कारण कि ये बढ़ा क्यों, यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं विपुल जी। पहली चीज़ तो ये कि हम सबको पता है कि बैंक डिपॉजिट के संकट से जूझ रहे हैं, बैंकों के पास डिपॉजिट बहुत ज़्यादा नहीं है और क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है। क्रेडिट में कहीं कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। बैंक चाहते हैं कि अब हम पीक आउट होने वाले हैं, यहाँ से ब्याज दरों के घटने का सिलसिला शुरू होना है, अभी नहीं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद यहाँ से ब्याज दरों के घटने का सिलसिला शुरू होना है। तो अगर डिमांड है तो क्यों ना रेट बढ़ाकर इसका प्रॉफिट ले लिया जाए, इसका फायदा उठा लिया जाए। यही कारण है कि लगातार 3 महीने से एसबीआई अपने एमसीएलआर को बढ़ा रहा है। दूसरी बात, फेड की तरफ से यह संकेत दिया गया कि आप की ब्याज दरें सितंबर की तिमाही में, सितंबर के महीने में जो मीटिंग होगी उसमें शायद कम की जाए। हालांकि आरबीआई दूसरी बात कह रहा है, आरबीआई कह रहा है कि केंद्र में हमारे खाने की थाली है, तो जब तक हम खाने की थाली की इन्फ्लेशन को बिल्कुल नीचे नहीं ले आते, कूल डाउन नहीं कर देते, तब तक हम आपके एमसीएलआर, हम आपके रेपो रेट को कम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कम से कम भारत में ब्याज दरें बहुत जल्दी कम होने के आसार नहीं है। अभी अर्थशास्त्रियों का भी अनुमान आया था, हमने मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था कि 2025 भी लग सकती है शायद ब्याज दरों में कटौती जब हमें देखने को मिले। तो ऐसी सूरत में
हम जब पीक आउट के करीब हैं, ब्याज दरें घटने की अभी कोई गुंजाइश, कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है, तो सभी बैंक, चाहे वो एसबीआई हो या अदर बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, वो 15 अगस्त के बाद से उन्होंने अपनी एमसीएलआर को बढ़ा दिया है। चलिए, इस बीच जुलाई के दौरान गाड़ियों की बिक्री की ग्रोथ अब घटती दिख रही है। ऑटो कंपनियों ने अब गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट भी शुरू कर दिए हैं। इस बार जिस तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं वो पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुने हैं। मारुति, हुंडई, टाटा, स्कोडा और होंडा सहित अधिकतर ऑटो कंपनियों की तरफ से डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। संभावना ये है कि ये डिस्काउंट सेल आगे आने वाले त्योहारी सीजन में भी बनी रह सकती है। सेल का मकसद ऑटो डीलर्स के पास पड़ी भारी इन्वेंट्री को कम करना भी है। जुलाई के दौरान ऑटो डीलर्स के पास कारों की इन्वेंट्री 72 दिन की ज़रूरत के बराबर पहुंच गई है। क्या आप ये मान के चलें कि गाड़ियों के डिस्काउंट और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी देखिए, डिस्काउंट ऑलरेडी जो हैं वो 2020 के बाद सबसे ज़्यादा ऊपरी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। मारुति हो, दूसरी ब्रांड्स हो, सभी ने अपने जो डिस्काउंट्स हैं वो घटाएं। डिस्काउंट आए क्यों हैं? इसकी 2-3 वजह हैं। देखिए, पिछले साल पेंट अप डिमांड थी, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी, लॉकडाउन के बाद जो डिमांड स्क्वीज हुई थी वो एकदम निकली। जब वो डिमांड एकदम निकली तो कार की बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बीते वित्त वर्ष में बना। लेकिन उसके बाद से जो डिमांड थी वो स्लो डाउन फेज में चली गई। अब डिमांड बहुत तेजी से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो लाइन में लगे हैं लॉन्च होने के त्योहारी सीजन से पहले। यही वो त्योहारी सीजन होता है, अगले महीने ओनम होगा केरला में, वहां से दरअसल फीता कटेगा त्योहारी सीजन का सही मायने में। नवरात्र आएंगे, दिवाली आएगी और लोग, यही वो समय होगा जब सबसे ज़्यादा कारें खरीदी जाती हैं। उससे पहले ही इन्वेंट्री अगर रखी हुई है, 3 लाख की इन्वेंट्री मोटे तौर पर मानी जाती है कि 30 दिन के लिए पर्याप्त है। इन्वेंट्री 1 लाख ज़्यादा है। एक वहां समझने की बात यह है कि अगर नए मॉडल लॉन्च होने वाले हैं तो डीलर्स को उनके लिए पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए होगी, जिससे कि वो नए मॉडल्स को अपने पास रख पाएं। पहली बात, वो लिक्विडिटी कैसे आएगी? जब ये स्टॉक बिकेगा। अगर ये स्टॉक नहीं बिका तो लिक्विडिटी कैसे आएगी? ये पैसा आता कहां से? ये पैसा आता है डीलर्स के पास, बैंकों से, एनबीएफसी से, जहां से वो फाइनेंस कराते हैं। तो एक तो उन्हें ऊंचे ब्याज, अभी आपने कहा कि एमसीएलआर बढ़ रहा है, एक तो उनको ऊंचे ब्याज की वजह से उनकी लागत बढ़ रही है। वो फाइनेंस कराकर गाड़ियां रखे हुए हैं। अगर वो ये गाड़ियां नहीं बेचेंगे तो सीधी सी बात है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो लगातार बढ़ती जाएगी, खर्चे लगातार बढ़ते जाएंगे। और दूसरी तरफ चिंता क्या है कि त्योहारी सीजन में जो नए मॉडल आ रहे हैं उनको खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? अगर पैसा पुराना यहीं फंसा है तो वहां से वो खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो यही वजह है कि ये बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में अगर मांग नहीं निकली तो शायद ये जो पूरा कार का बाजार है इसमें सन्नाटा गहरा हो सकता है। यहाँ पर शायद डिस्काउंट, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, सारी बड़ी कंपनियां डिस्काउंट लेकर आई हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा टाटा ने हैरियर पर 70,000 का डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर अब डिस्काउंट लेकर आ रही हैं। तो ये सारी कंपनियां डिस्काउंट जो लेकर आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि किसी तरह से ये जो इन्वेंट्री है इसको क्लियर किया जा सके, जिससे कि होलसेल जो सेल है कम से कम उसको पुश मिल सके। जी, और तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं और अब तक नहीं ले पाए हैं तो ये आपके लिए सही समय है। इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और त्योहारी सीजन में आप नई गाड़ी जो है वो लेकर के आ सकते हैं। इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेश सलाहकारों और विश्लेषकों के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में ये कहा गया कि निवेश सलाहकार या विश्लेषक अपनी राय बनाने या रिसर्च करने के लिए किसी तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करता है तो उसकी जानकारी उसे अपने ग्राहकों को देनी होगी। सेबी ने ये कदम उठाया क्यों आखिर, और क्या इसमें, क्योंकि बहुत अब तो इतने सारे टूल आ गए हैं जिसमें एनालिस्ट को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ स्टॉप लॉस क्या होंगे, टारगेट क्या होंगे, क्या इसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि सेबी ने ये जो प्रपोज किया है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के लिए, समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी फैसला है मेरे हिसाब से। ये क्यों ये ज़रूरी फैसला है कि जब कोई भी निवेशक अगर किसी रिसर्च एनालिस्ट से या किसी एक्सपर्ट से जब वो अपना पोर्टफोलियो लेकर जाता है या कोई सलाह लेता है पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक पर, तो वो ये मानकर चलता है कि ये जो विशेषज्ञ है ये पूरी तरीके से उस कंपनी की बैलेंस शीट को, उसके चार्ट को, या जो भी चीज़ें हैं उस म्यूचुअल फंड को गहराई से पढ़ रहा है, जान रहा है, समझ रहा है और उसके आधार पर हमको सलाह दे रहा है। सेबी ये कह रहा है कि अगर आप ये सब करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं तो आप ये बात अपने क्लाइंट को जरूर बता दीजिए कि बॉस, हमने एक इस तरीके के इंडिकेटर बनाए हैं, इस तरीके के रूल सेट किए हैं एआई में, और एआई में रूल सेट करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आए हैं उसके आधार पर हमारी ये रिसर्च रिपोर्ट है।
अब आप इसको दोनों तरह समझ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर आदमी गलती कर सकता है, मशीन नहीं कर सकती, तो हमने एआई के माध्यम से ये रिसर्च कर कर आपको इस बैक्ड, ये एआई रिसर्च बैक्ड रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट पर आप भरोसा कीजिए। दूसरा पक्ष इसका ये हो सकता है कि लोग ये मानेंगे कि बॉस आपने तो एक इंडिकेटर लगाया, उसके आप सबको तोल दे रहे हैं, जबकि हर कंपनी की स्थिति अलग है। तो आप गहराई से तो विश्लेषण तब करेंगे, विशेषज्ञ आप तब बनेंगे जब आप अपनी जो पूरी आपकी क्षमता है वो आप उस कंपनी पर या उस पोर्टफोलियो पर या उस म्यूचुअल फंड पर, कुछ भी मान लीजिए, उस पर आप लगाएंगे, उस प्लान पर, उस स्कीम पर, उस बीमा पर, जो भी आप सलाह लेना चाहें, जब आप उस पर लगाएंगे तब हम मानेंगे। तो सेबी ये चाहता है कि अगर आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तब आप अपने ग्राहकों को ये स्पष्ट रूप से बता दें कि हमने इस तरीके के सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब की हैं, इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो भी हम आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं या जो भी खरीदने, बेचने, रखने की सलाह दे रहे हैं वो इसके आधार पर दी जा रही है। लेकिन इसमें तो फिर आइडेंटिफाई करना तो सेबी के लिए ही मुश्किल होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति एआई का इस्तेमाल करके कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, उसने अपने ज्ञान से वो रिकमेंडेशन दी है या एआई के कहने पर दी है, इसको तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? ये तो बड़ा मुश्किल चैलेंज होगा। जी बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन है ये हमको समझना होगा कि अगर आप एआई टूल, जैसे एल्गो ट्रेडिंग है, ये पूरी तरीके से एआई बेस्ड है। मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आप पूरी बात आराम से समझ जाएंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम चार्ट्स पढ़ते हैं, टेक्निकल चार्ट्स पढ़ते हैं, उस पर बाय और सेल के लेवल निकालते हैं। तो हम ये पता करते हैं कि ठीक है, हमने कभी सपोर्ट देखा, कभी रेजिस्टेंस देखा, कभी चैनल बनाकर देखा, कभी बहुत तरीके के कप एंड हैंडल, तमाम तरीके के पैटर्न होते हैं जिनको पढ़कर एक इंडिविजुअल निकाल रहा है। एआई चार्ट कैसे पढ़ेगा? एआई चार्ट पढ़ेगा जो फॉर्मूला आपने पुट किया। अब सपोज कीजिए कि आपने एक फॉर्मूला पुट किया कि जब कोई स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले तो वो बाय है, जब वो 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़े तो वो सेल है, या 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ के जब वो 200 जाए तो वो बाय रहेगा और उसके नीचे वो सेल होगा। अब आपने एक ऐसा इंडिकेटर कोई सेट किया और आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सारी 5000 कंपनियों पे वो इंडिकेटर डाल दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा दिन में 50 कंपनी के बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल निकलते रहेंगे, वो कस्टमर के पास जाते रहेंगे। तो सेबी ये चाहता है कि इसमें आपका ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर है। आप एक एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी को स्टॉक की कॉल बेचने की या सलाह दे रहे हैं, तो ये बात आप उस व्यक्ति को बिल्कुल बता दीजिए कि इसका इंडिविजुअल चार्ट आपने नहीं पढ़ा है, ये आप एआई के बेस्ड है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरीके के चीजें अपनी तरफ से बताएं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे गुटखे पे लिखा होता है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सेबी उसी तरीके से कह रहा है कि अगर आप कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, हो सकता है वो एआई की रिपोर्ट में फिर कह रहा हूं कि मशीन गलती नहीं करती, आदमी कर सकता है, हो सकता है वो बहुत अच्छी कॉल्स दे, बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम आपने बना दिया हो, लेकिन उसके बाद भी यू हैव टू राइट कि बॉस दिस रिसर्च इज बैक्ड बाय एआई रिसर्च या एआई टूल्स या एआई सॉफ्टवेयर। चलिए, इस बीच अमेरिका के फेडरल जज ने संकेत दिए हैं कि वे दिग्गज टेक कंपनी गूगल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गूगल के एंड्रॉयड ऐप पर बड़े बदलाव का आदेश दे सकते हैं। माना जा रहा है कि गूगल को अपने प्ले स्टोर पर किसी दूसरे ऐप स्टोर को डाउनलोड करने का विकल्प देने के लिए कहा जा सकता है। गूगल को एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर में गैर कानूनी मोनोपोली का दोषी पाया गया है। ये पूरा मामला है क्या, और इस मामले में गूगल कहाँ फंसा हुआ है? जी देखिए, गूगल को पिछले हफ्ते एंटी ट्रस्ट लॉ जो है अमेरिका में, एंटी ट्रस्ट लॉ को तोड़ते हुए उसका दोषी पाया गया। अब दोषी तो पा लिया गया, अब चर्चा इस बात पर है कि अब जो दोष पाया गया है इसका जुर्माना किस तरह लगाया जाए, या इस पर ऐसा क्या किया जाए जो गूगल को ये करने से रोके जो वो गलत काम, मोनोपोली का अधिकार जो फायदा उठा रहा था। तो इसमें जिस तरीके के ऑप्शन सामने आ रहे हैं, अभी जो बाजार में चर्चा है, जिस तरीके के ऑप्शन सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि क्रोम ब्राउजर को और एंड्रॉइड फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि गूगल के दोनों प्रोडक्ट को तोड़ दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप पर चल रहा है वही क्रोम ब्राउजर यहां चल रहा है। दूसरा एक क्या विकल्प आया? दूसरा विकल्प ये आया कि कई मोबाइल फोन्स में बाय डिफॉल्ट गूगल का, अगर एप्पल है या कोई भी फोन कंपनी का फोन है और उसमें अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई ऑप्शन दे रहे हैं तो आप ये ऑप्शन नहीं दे पाएंगे, वहां आपको 4 ऑप्शन देने होंगे और उसके बाद कस्टमर चुने कि वो कौन से ब्राउजर को यूज करना चाहता है। तो इस तरीके से ऐसे ही गूगल अपने प्ले स्टोर पर दूसरी कंपनियों के समान प्रोडक्ट जैसे गूगल बेचता है उस तरीके के प्रोडक्ट डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है इस तरीके। तो अब ये जो पूरी कोशिश है वो ये है कि गूगल को दोषी पा लिया गया है और आने वाले दिनों में आप गूगल को टूटते देख सकते हैं। आने वाले दिनों में गूगल की अलग अलग सर्विसेज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आने वाले दिनों में शायद आप दूसरी कंपनियों के सामान्य प्रोडक्ट देख सकते हैं, जैसे कि एक समान प्रोडक्ट देख सकते हैं जैसे कि अभी गूगल के बाजार में प्रोडक्ट
हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में गूगल मैप की तरह एक कोई और मैप आ जाए, हो सकता है यूट्यूब की तरह कोई एक नया प्लेटफॉर्म आ जाए, हो सकता है ब्राउजर गूगल की तरह बहुत सारे और ब्राउजर आ जाएं। तो ये अब आप आने वाले दिनों में इस तरीके के बदलाव इंटरनेट की दुनिया में या मोबाइल ऐप्स की दुनिया में देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। कर्नाटक सरकार की तरफ से अपने सभी विभागों को एसबीआई और पीएनबी के खातों को बंद करने के निर्देश देने के बाद दोनों बैंकों की तरफ से कहा गया है कि वे इस सिलसिले में कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और मामले को सुलझाने का प्रयास भी हो रहा है। गुरुवार को दोनों बैंकों की तरफ से अलग अलग बयान जारी किए गए। दोनों बैंकों की शाखाओं में कर्नाटक सरकार के 2 विभागों के फिक्स डिपॉजिट की रकम को लेकर के विवाद के बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि वो एसबीआई और पीएनबी में सभी विभागों के बैंक खाते अब बंद कर देगी। एक सरकार को जब सरकारी बैंक पे भरोसा नहीं रहा तो फिर लोगों का क्या होगा? जी देखिए, ये मुझे लगता है अपनी तरीके का पहला मामला है और ये बहुत ही बड़ा सनसनीखेज मामला है। इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि कर्नाटक की सरकार ने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के खाते एसबीआई और पीएनबी में खोल रखे थे। ठीक है, खोल लिए। पहला मामला ये उभर कर आया कि 25 करोड़ रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट था जो पीएनबी के पास रखा था वहां की राजाजी नगर ब्रांच में, जो कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने कराया था। कब कराई थी ये एफडी? 14 सितंबर 2011 को कराई थी। ठीक है, करा दी। इसका टर्म खत्म होने के बाद, यानी कि अगर ये 10 साल के लिए कराई गई थी तो 2021 में, या 5 साल के लिए कराई गई थी तो इसका टर्म खत्म होने के बाद भी पीएनबी ये एफडी का पैसा वापस नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो कह रहा है 13 करोड़ रुपया ले लीजिए। अब आप सोचिए, आप किसी बैंक में 25 करोड़ की एफडी कराएं और समय पूरा होने के बाद बैंक आपसे कहे कि आप 13 करोड़ रुपया ले लीजिए। आपने समय भी पूरा किया और जितना पैसा एफडी में जमा किया वो भी आपको नहीं मिलेगा। पहला मामला ये था। दूसरा मामला क्या था? दूसरा मामला था 10 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट का, जो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में था, जो उस समय स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था, जो कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिपॉजिट किया था। आरोप यह है कि बैंक ने इसका मिसयूज किया है किसी एक प्राइवेट कंपनी के लोन सेटल करने में। दोनों जगह मामले जो हैं वो एफडी रखी बैंक में सरकारी किसी डिपार्टमेंट ने, और उस डिपार्टमेंट का जब समय पूरा हो गया और उसने जब पैसा वापस मांगा तो वो पैसा वापस नहीं मिला। स्टेट सरकार ने अपने सारे डिपार्टमेंट को, अपने बोर्ड्स को, अपने कॉरपोरेशन को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को, यूनिवर्सिटीज को, सबको बोल दिया है आप सारा पैसा निकाल लीजिए, सारी एफडीज कैंसिल कर दीजिए, सारे अकाउंट बंद कर दीजिए। दोनों बैंक बैकफुट पर आते नजर आए। बैंक बैकफुट पर आते नजर इसलिए आए क्योंकि किसी भी स्टेट की जो ब्रांचेज हैं वो सीधी सी बात है कि ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी का चंक है जो सरकार से आता है, ट्रेजरी का जो फंड होता है। अगर ये बाहर निकल गया तो उन बैंकों का वहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझने की है। लेकिन इससे ज्यादा समझने की बात यह है कि एक सरकार की सरकारी एफडी अगर सरकारी बैंक में, सरकार की सरकारी एफडी जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है, सरकारी बैंक में अगर सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी का पैसा क्या वहां के सरकारी बैंक में सुरक्षित होगा? अब अगर ये बैंक, अगर सरकार मान लीजिए नहीं मानती है और वो कहती है कि अब ये 2 सूरतें यहां बनेंगी। पहली सूरत क्या बनेगी? एसबीआई और पीएनबी कहेगा सरकार से आप शांत हो जाइए, 25 करोड़ था, ब्याज लगा कि ये बनता है, ये लीजिए। एसबीआई के आकार के हिसाब से 25, 30, 50 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है। पीएनबी के हिसाब से भी 10-15 करोड़ रुपए की एफडी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके संकेत बहुत बड़े हैं। इसके संकेत इतने बड़े ये हैं कि अगर मान लीजिए कि सरकार ने ये कहा कि आप सारी एफडीज निकाल दीजिए, सारे अकाउंट निकाल दीजिए, अभी तो ये मामला 2 के साथ आया। जब सारी यूनिवर्सिटीज, सारे बोर्ड, सारे कॉरपोरेशन, सारे डिपार्टमेंट, सारी यूनिवर्सिटीज अगर अपना पैसा निकालने जाएंगी तो क्या ये आगे तो ये दिखेगा, डोमिनो इफेक्ट तो कोई नहीं दिखेगा कि जो काम इन 2 एफडी के साथ हुआ वो और के साथ हो जाए। चिंता इसलिए भी है कि क्या ये काम केवल कर्नाटक में हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे राज्यों में बैंक या राज्य सरकारों के पैसे के साथ इस तरीके से कोई मिसयूज हो रहा है, क्योंकि ये तो वो पैसा है जो सरकार को जब जरूरत होगी लेगी, वरना सरकार का चल रहा है अपना काम। तो समझने की बात यह है कि ये मामला दरअसल बहुत बड़ा है और ये अपनी तरीके का पहला मामला है जब किसी राज्य की सरकार सरकारी बैंकों पर यह आरोप लगा रही है कि उसको उसकी एफडी का पैसा नहीं मिला। चलिए, इस बीच देश में सोने के आयात को घटाने के मकसद से सरकार ने जिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को शुरू किया था उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ इस स्कीम पर सरकार की देनदारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सोने के इंपोर्ट को घटाने में भी उतनी सफलता नहीं मिली है। स्कीम की पहली खेप में सरकार ने जो गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे उसके लिए सोने का भाव 3007 रुपये और 3150 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया था, लेकिन अब भाव इसके मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा है।
और बॉन्ड की मैच्योरिटी पर सरकार को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। ऊपर से बॉन्ड में आए इस निवेश पर सरकार को अतिरिक्त 2.5% सालाना ब्याज भी देना पड़ता है। इस स्कीम के बावजूद इस साल जनवरी से जून के दौरान देश में सोने का इंपोर्ट करीब 16% बढ़कर के 376 टन दर्ज किया गया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद हो जाएगी, क्योंकि इस बारे में हम लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं और ख़ासतौर से जब से बजट आया है तब से हम मनी सेंटर में इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या ये संकेत उसी तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक ऐसी खबर है जिसको बहुत सारे लोगों से, जिसका मतलब है गोल्ड बॉन्ड में तमाम लोगों ने निवेश किया और सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई की। देखिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की जितनी भी ट्रांचेज आई उनका सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई क्यों थी? देखिए ये दो स्कीम एक साथ आई थी। अगर हम शुरुआत करें 2015 से तो ये दो स्कीम एक साथ आई थी। एक स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिसका उद्देश्य था घरों में रखे सोने को बाहर लाना, और एक थी गोल्ड बॉन्ड स्कीम जिसका उद्देश्य यह था कि जो लोग फिजिकल सोना खरीदते हैं या सोने में निवेश करते हैं वो निवेश ना करें, वो सरकार को उस सोने का पैसा दें। सरकार उनको गोल्ड का एक बॉन्ड दे देगी और बॉन्ड की जो कीमत है, जो सोने की कीमत बढ़ेगी, जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो सरकार उसको पैसा वापस दे देगी। पहली स्कीम थोड़ा ही चल के दम तोड़ गई क्योंकि वो उसको उतने प्रत्याशित नतीजे नहीं मिले जो प्रत्याशित थे। लोगों उन्होंने घरे से सोना नहीं निकाला और वो स्कीम उतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई, सफल नहीं हुई। अब आते हैं गोल्ड बॉन्ड पे। गोल्ड बॉन्ड पे सरकार दो तरफा फंस गई है और दरअसल आप कहिए तो गोल्ड बॉन्ड का ये जो हार है ये सरकार के दरअसल गले में फंस गया है। गले में कैसे फंस गया है? देखिए सरकार ने गोल्ड बॉन्ड का, सरकार के पास गोल्ड बॉन्ड का पैसा आया तो सरकार ने एक तरीके से ये पैसा कर्ज लिया। कर्ज क्यों लिया? क्योंकि इसके बदले सरकार ने कुछ दिया नहीं, एक आरबीआई का कागज दिया जिस कागज पे ये लिखा था कि शुभम शंखधार ने इस भाव पर 10 ग्राम, 20 ग्राम या 50 ग्राम सोना खरीदा है जिसकी मैच्योरिटी 8 साल के बाद इस तारीख पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस समय तो वो सरकार को पैसा मिल गया, तो सरकार ने एक तरीके से कर्ज लिया। अब वो कर्ज कितना महंगा पड़ा? तो देखिए, एक तो उसकी जो आपने बात बताई उसकी कीमत दोगुनी हो गई। तो जो मुझे 3,500 रुपए का मैंने कर्ज लिया था वो 7,000 तो लौटाना है। पहले तो आप ये समझिए, ठीक है लौटा लेंगे भाई। उसके बाद जो 2.5% अतिरिक्त ब्याज है वो ब्याज आपने भरा। तो एक तो CAGR अगर 12% का भी है तो 2.5% और जोड़ के 14.5% ये हो गया। एक चीज तो ये। अब दूसरी तरफ चलिए, ये स्कीम लाई क्यों गई थी? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आयात कम हो, आयात कम हो जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार कम जाए। तो क्या आयात कम हुआ? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ताजा आंकड़ा बताता है कि इस साल की पहली छमाही में गोल्ड का इंपोर्ट 16% बढ़ गया है। जी आपने बिल्कुल सही सुना कि गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो 16% बढ़ गया है। तो अब ऐसे में आप सोचिए तो सरकार के लिए मुसीबत क्यों बन गई? कर्ज महंगा, अतिरिक्त ब्याज, और जिस लिए स्कीम लाए थे वो तो घटा नहीं, वो तो 16% ऊपर से इंपोर्ट इस साल की पहली छमाही में बढ़ गया। तो इसलिए अब ये चर्चाएं शुरू हो गई तो क्या गोल्ड बॉन्ड की स्कीम को बंद कर देना चाहिए, इसलिए ये चर्चाएं शुरू हुई हैं। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से सितंबर की बैठक में ब्याज दर घटने की संभावना बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व के 2 अधिकारियों ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि सितंबर की बैठक में ब्याज दर घटने की संभावना है। इस बीच अमेरिका में महंगाई दर भी 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इस वजह से भी सितंबर की बैठक में ब्याज दर घटने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। तो मान के चलें कि यूएस फेड जो है सितंबर में ब्याज दरें घटा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा माहौल बन रहा है। जो अभी ताज़ा आंकड़े आए हैं या जिस तरीके के नंबर्स हमने जॉब मार्केट से देखे हैं वो कूल ऑफ होता दिखा है, इन्फ्लेशन कम आई है। लेकिन फेड ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में ये मेंशन किया है कि यूएस इन्फ्लेशन हैज ईज्ड ओवर द पास्ट ईयर बट रिमेन्स समवॉट एलिवेटेड। तो अभी भी चिंता पूरी तरह दूर नहीं हुई है। फेड ने ये कहा है कि महंगाई कम हुई है, मानते हैं, शांत हुई है, मानते हैं, और आंकड़े भी ऐसा दिखाते हैं कि हाँ महंगाई कम हुई है, लेकिन बिल्कुल महंगाई चली गई है इसको अभी थोड़ा जल्दी होगी क्या ना, सम हाउ एलिवेटेड, यानी कि अभी कहीं कहीं गुंजाइश है कि शायद जो महंगाई का फन है वो दोबारा से खड़ा हो जाए और दोबारा से महंगाई हमको चिंता में डाल दे। और फेड बिल्कुल कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि अगर एक बार वो फिर से फेड ब्याज दरें कम करे और महंगाई दोबारा से लौट आए। यहां पर देखने की बात यह है कि दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर यहां से रेट कट नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर अब रिसेशन जैसी स्थिति में अमेरिका जा सकता है। तो अब फेड के पास क्या है? फेड के पास टेबल पर 3 चीजें हैं। एक तरफ तो है जॉब का डेटा, महंगाई का डेटा, और तीसरी तरफ डर है रिसेशन का। तो अब फेड बिल्कुल ये बात सही है कि यहां से पीक आउट कर सकता है। पिछला जो स्टेटमेंट मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें 5.25 से 5.5 का जो बेंचमार्क था उसको FOMC ने बिल्कुल यथावत रखा था। अब शायद जो 23 साल की ऊंचाई पर ब्याज दरें हैं यहां से अब कम होना शुरू हो जाएंगी।
ब्याज दरें यहाँ से बढ़ सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ब्याज दरें यहाँ से कम होंगी? बिल्कुल हाँ। क्या सितंबर में कम होंगी? 70-30 आप मान लीजिए, मुझे लगता है हाँ 70% अब हो सकती है, क्योंकि चर्चाएं दूसरे में, लेकिन 30% अभी इस बात की भी चांसेस हैं कि सितंबर की मीटिंग में ना होकर आगे ब्याज दर कम हो जाए। चलिए तो ठीक है, संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, नजरें रखिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट झटपट में। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बांटे जा रहे लोन को लेकर के सरकार ऐसा दिशा निर्देश जारी करे जिसके जरिए पता चल सके कि लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन को लेकर के क्या योग्यता है। लोन लेने वालों की बैकग्राउंड और पहचान को पता करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। देश में रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ने की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन घरों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 44 शहरों में रुके पड़े अंडर कंस्ट्रक्शन घरों का आंकड़ा बढ़कर के 5.08 लाख तक पहुंच गया है और इसमें अधिकतर घर बड़े शहरों में हैं, जिसमें एनसीआर का ग्रेटर नोएडा सबसे आगे है। 2018 में रुके पड़े घरों का आंकड़ा 4.65 लाख हुआ करता था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल टैरिफ में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने का असर उनके आरपू पर पड़ा है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के मुताबिक FY24 के दौरान टेलीकॉम कंपनियों की आरपू ग्रोथ घट करके 7.5% पर आ गई, जो कि FY23 के दौरान 20% हुआ करती थी। FY24 के दौरान औसत आरपू 149 रुपये दर्ज किया गया, जो कि FY23 में 138.7 रुपये और FY22 में 115.17 रुपये हुआ करता था। तो ये कुछ झटपट खबरें जिनमें से आप किसी पर टिप्पणी करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये जो मुद्रा लोन वाला है ये हमको समझना होगा। इसी बार के बजट में मुद्रा लोन की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 10 से 20 लाख कर दिया है। नीति आयोग का पेपर शायद इसीलिए आया क्योंकि अब ये लोन की लिमिट बढ़ी है। सरकार को मुद्रा लोन पर आप बिल्कुल कहिए तो आंशिक सफलता भी मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो एनपीए हैं वो भी 2 से 3% ही हैं। तो अगर सरकार 100 रुपये का लोन ले रही है तो 2 से 3 रुपये ही एनपीए में जा रहे हैं और बाकी 97 रुपया स्वरोजगार में जा रहा है। लोग ई रिक्शा खरीद रहे हैं या कोई छोटा मोटा ऐसा काम कर रहे हैं, एमएसएमई कर रहे हैं, जो ई लोन जिन पे ये मुद्रा लोन काम कर रहा है। तो समझने की बात यह कि जब 10 से 20 लाख की स्लैब सरकार ने की है तो इसका मतलब सरकार को यहाँ सफलता दिख रही है। बट अब सरकार थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट हो जाना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि अगर इस लोन का इस्तेमाल स्वरोजगार में वाकई हो रहा है तो उन लोगों के क्रेडेंशियल, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री, उनकी बैकग्राउंड चेक की जाए, जिससे कि ये लोन सही हाथों में पहुंचे और जो वाकई इसका अभीष्ट है उसको पाया जा सके। चलिए तो शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए और बताने के लिए ये खबरें हमारे दर्शकों के और हमारे जीवन में किस तरीके से असर डालने वाली हैं। चलिए तो अब कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि सोमवार को है रक्षाबंधन। तो अभी से मनी9 की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सोमवार को हम मनी सेंटर लेकर के नहीं आएंगे, तो मंगलवार को आपके दिन भर की, आपकी जेब से जुड़ी तमाम खबरों का विश्लेषण हम मंगलवार को लेकर के आएंगे। लेकिन हाँ, आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए, क्योंकि बाज़ार खुला हुआ है और मनी9 का हेलो मनी9 भी खुला रहेगा और बीच बाज़ार भी खुला रहेगा। तो सोमवार को किस तरीके से बाज़ार में रणनीति बनाई जाए, इसके लिए आप दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। होंगे हमारे साथ खास मेहमान, होंगे आपके सवालों के जवाब और मिलजुल करके बनाएंगे क्या शुक्रवार की तेज़ी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। सोमवार को बाज़ार की दिशा तय करेंगे। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।